आज का मौसम कैसा साफ हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ हर संडे को बिल्कुल ऐसा ही मौसम रहना चाहिए। और आप लोगों का फिटनेस का क्या चल रहा है? बस डॉक्टर के साथ बैठ के थोड़ा यूं बताओ भले कैसा है वो? अरे हाँ दादाजी, असल में एक काम से आया। बोलो बोलो। वो मुझे आपका क्लास में देखिए, वो कैसा है? ये रखा है ले जा। अरे जरूर आता। दादाजी, हाँ ये क्या हुआ? अरे भाई रात तूफान आया था ना, बस उसी कारण पेट की गति हो गई। हाँ, और जैसे रात तूफान आया था तुम्हें पता तो है ना? राम राम राम, भाभी जी से दिखी नहीं तो ना जाने। हाँ भाई तब भी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भाई कमला पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। दादाजी, आपने एक बात पे गौर किया? शरद का पेट इसी महीने गिरा और इसी महीने उसका जन्मदिन है। अरे तुम्हें शरद का जन्मदिन लगा था? वो तो मैं उसकी जन्मकुंडली पर काम कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। ओ भाई जन्म कुंडलियाँ तो कृषि की जानकारी के लिए बनाई जाती है। अब उसका क्या होगा? हाँ लालच, लेकिन मैं कुछ और ही मतलब से बना। असल में भाभी जी जानना चाहती है कि अच्छा तो कमला ने जन्म कुंडली बनाने को कहा है? जी, भाभी जी ये जानना चाहती हैं कि 25 नवंबर का दिन शरद के लिए शुभ था या अशुभ। अच्छा तो तुमने क्या पाया फिर? इन सब कामों में बहुत वक्त लगता है, अभी तो मैंने बस शुरू ही किया। आप निश्चित रहिए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है? हाँ भाई हाँ ये डॉक्टर गई तुम्हारी बेटी। अच्छा दादाजी, वो मैंने सुना था कि अनुराधा आने वाली है, आ गई क्या? हाँ भाई आ गई। अरे भाई चलो अच्छा है। अरे मैं तो उनसे मिलने को बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। मैं भी अरे मोहल्ले में कोई नया सदस्य तो आया। अरे उन्हें अब क्या हो गया? मैं क्यों जानूं? कभी जाकर पूछ लो ना उससे। चुड़ैल कहीं बोलते ऐसे रही थी जैसे मर जाएगी। हाँ तो है क्यों नहीं दिया कि थोड़ी देर लेटे रहे? अरे मैं क्यों कहने जाऊं? तुम्हारी मधुर आवाज सुने बिना उसको चैन कहा। परफ्यूम की खुशबू इधर लगा रही थी फोन से। जाओ जाओ, तुम्हारे बिना उसकी जान ही कर अरे ली। हाँ बाबा हाँ। अरे मेरी तो बड़ी मुसीबत है। आता हूँ। यही डॉक्टर साहब कोई में चलिए भाग्यवान। बेचारा डॉक्टर। सही में कुछ नहीं होता। अरे ललित आओ तुम बैठो तुम क्या? अरे नहीं लालची, मैं जाता हूँ, बहुत काम पड़ा है, आप बैठिए। चलो भाई और ये क्लास करने के लिए आपका धन्यवाद। जो आखिरी गीत में सुनाऊंगा सुबह रेडियो सुन रहे हैं। हाँ बस आओ। वाह दादाजी आज मौसम सचमुच कितना बढ़िया हो रहा है ना। लीजिए बहुत अच्छा। चाय पीजिए। हाँ, लो, बस 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 ये लो। माँ के हाथों की गर्मा गर्म चाय। हाँ ला 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 भाई। हाँ ला ला। भाई मजा आ गया। अच्छा हाँ अनु कहाँ है? अनु अंदर नाश्ता कर रही है, आती होगी अभी। चलो ठीक। अच्छा हाँ प्रदीप तुमने ये लड़की देखी ना जाने बेचारे कमला को। तब प्रदीप मैं सोचता हूँ कि कमला इसको देखे इसके पहले इसे बता दिया जाए। उन्हें पहले से मालूम। कैसे? सुबह से तो इधर आई नहीं। सुबह के पैर जब ये पेड़ गिरा तो माँ यही थी। वो मुझे नहीं मालूम। ये पेड़ के झरझराने की आवाज सुनकर जब मैं आया तो देखा पेड़ का गिरना उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद फूट फूट कर रो पड़ा। तो तुमने संभाला नहीं उसे? मैंने सोचा उन्हें अकेले छोड़ देना ही ठीक होगा दादाजी। ओ भाई पता नहीं वो इतनी सुबह सुबह बाहर क्या करी। बहुत रोई, बहुत। सिसकियों की आवाज मेरे अंदर सुनाई पड़ती रही। समझ गए। अरे वो फिर उसी के बारे में सोचने लगी कि रात रात घर का चक्कर काटना उसका चालू हो ये गया। सब मुझे नहीं मालूम लालाजी। बस एक बात कहूँ, माँ के साथ ना हमने एक बहुत बड़ी भूल की। कौन सी? उनके साथ ईमानदारी ना बरतनी। और ऐसी भूल का नतीजा कभी ना कभी तो हमें भुगतना ही पड़ता है ना। हम वही भुगतते हैं। ईमानदारी ना बरतने की भूल? साफ साफ कहो प्रदीप। लालाजी आप जानते हैं कि शरद नहीं लौटने वाली। मैं भी जानता हूँ। लेकिन क्या आप और हम उनकी इस बात का कभी विरोध करते? अरे उनसे कह क्यों नहीं देते कि उनकी तरह हम शरद को जिंदा नहीं मानते? अरे भाई अब तुम क्या चाहते हो? अब क्या इस बारे में उससे तर्क अरे करेंगे? नहीं, तर्क नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि माँ समझ ले हमें से कोई भी शरद को जिंदा नहीं मानता। क्यों ना रात रात भर उसके लिए जाके क्यों ना उसके सपने देखे? क्या कभी हम उनकी बात का खंडन करते? अरे उनको कह क्यों नहीं देते कि शरद की ओर से हम निराश हो चुके हैं? दादाजी आज नहीं बरसों पहले। तुम ये बात कमला से कहोगे? दादाजी हमें
3 साल गुजर चुके हैं, इतने समय बाद भी कोई लौटता है? इस बारे में कोई भी उम्मीद रखना पागलपन है, पागलपन। देखो प्रदीप, मेरे और तुम्हारे लिए ये पागलपन हो सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए नहीं। हाँ? ना तो अभी तक शरद की लाश मिली, ना उसके मरने की निश्चित खबर। अरे फिर उसने मरा हुआ कैसे मान लिया जाए? आप छोड़िए ना ये सब बातें, आप बैठिए ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सारी मुसीबत की जड़ अखबार वाली। अरे हर महीने किसी ना किसी के लौटने की खबर छाप देते हैं। ऐसी हालत में अगला आदमी शरद भी हो सकता है। इस सब मामले में कोई कैसे उठा दे? ठीक है लाला जी, ठीक है, बैठिए। अरे आइए ना, बैठिए, बैठिए। अरे मैं आपसे कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। लाला जी, आप जानते हैं अनु को मैंने आके बुलाया है। नहीं तो लाला जी, आप जानते हैं। हाँ, मतलब मैं कुछ अनुमान तो लगा रहा था। माजरा क्या है? मैं अनु के सामने शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ। हाँ तो भाई, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, मैं इसमें क्या? ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है सिर्फ। अरे भाई प्रदीप, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने बारे में जो चित लगता है। हाँ ठीक है, फिर मैं इसे उचित ही समझू तो। अच्छा, तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ इस बारे में? साहब ने, ये केवल मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। लाला जी, बस इधर रुको आप। ऐसी बातें करते हो ना कि अच्छा, यदि मेरी बातें सुन के माँ बेचैन होगी तो क्या इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप तो ऐसे उचाई से गन्नी काट के निकलना चाहते हो कि मैं वही गन्नी काटता हूँ जहाँ वैसा करना जरूरी होता है, समझे? अनु शरद की मंगेतर ही, वो उसकी मंगेतर थी, अब नहीं है। भाई प्रदीप, तुम्हारी माँ मानती है कि शरद जिंदा है और लौटेगा, इसलिए तुम्हें अनु से विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ता मुझे हमेशा अपने हाथ पीछे करने पड़ते। क्यों? क्योंकि मेरे ऐसा करने से किसी को तकलीफ होगी। ओ भाई प्रदीप, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई, अनु से विवाह करने का मतलब तो यही हुआ ना कि तुम शरद की मौत का खुलेआम ऐलान कर रहे, तो फिर इन सब चीजों का माँ पर क्या असर पड़ेगा? अनुमान लगा सकते हो तुम? हाँ भाई, मेरा तो इस पे दिमाग ही काम नहीं करता। हाँ तो फिर ठीक है। देखो, जल्दबाजी मत करो, इस पे थोड़ा और विचार कर। लाला जी, पिछले 3 सालों से ना मैं इसी पे विचार कर रहा हूँ। मैंने सोचा था समय के साथ माँ शरद तो भूल जाएंगी और फिर उनके नाती कुछ शादी कर लेंगे। यदि यहाँ वैसा होना संभव नहीं है ना, तो कहीं और सही। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ से चले जाऊंगा, कहीं और जाके शादी कर लूंगा और वहीं बच जाऊंगा। हमारा दिमाग खराब हो गया। मैं बहुत दिनों तक दूध पीता बच्चा बना रहा लाला जी, और नहीं बहुत लोग। यहाँ इतना बड़ा रोजगार फैला हुआ है, उसका क्या होगा? आपके रोजगार में मुझे कोई दिलचस्पी होना जरूरी है। हाँ जरूरी है। दिन में 1 घंटे से ज्यादा मुझे आपका रोजगार अच्छा नहीं लगता। यदि रुपए कमाने के लिए दिन भर कारखाने में सर ही मारना पड़े तो कम से कम इतना तो जरूर चाहता हूँ कि शाम को जब थका मांदा लौटूं तो मेरा अपना कहलाने लायक भी एक घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, जिनके बीच में खुद को भुला सकूं। और मेरे लिए इन सब का केंद्र अनु ही रही। अब बताइए ना मुझे, आपकी ये सब हो और कहाँ मिलेगा? तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम ये हाल रोजगार छोड़ देना चाहते हो? पैसा ज़्यादा पड़ा तो हाँ। अच्छा, तुम ये अपनी ओर से ऐसा नहीं करना चाहते? नहीं लाला जी, आप तो मेरी मदद कीजिए। आप माँ को क्यों नहीं बनाते ताकि मैं यहाँ रुक सकूं? ठीक, इस बारे में मैं तुम्हारी माँ से जरूर बात करूंगा। हाँ, लेकिन प्रदीप, अब ऐसी बात तुम्हारे मुंह से मैं दोबारा सुनना नहीं, समझे? प्रदीप, मैंने इतना सब कुछ किसके लिए किया भाई? तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ लाला जी, आप मेरी मदद कीजिए बस। अब ऐसी बात अपनी जुबान पे लाना भी मत, समझे? लेकिन मैं वही सब सोच रहा हूँ। पता है कि मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। ठीक कहते हैं आप, मैं काफी हटी हूँ और अपनी बात पर अड़ा रह सकता हूँ। हाँ, सो तो देख रहा हूँ। टेबल पे डोंगा रखा था, तुमने देखा था? इनसे पूछो। अरे भाई, उसमें कूड़ा था ना, उससे मैंने कूड़े की बाल्टी के बगल में रख दिया। हे भगवान, उसमें कूड़ा नहीं आलू था। भाई मुझे क्या पता कि उसमें क्या था, मैंने सोचा कूड़ा होगा तो उसे वहाँ रख दिया। हर जगह कूड़ा इतना क्यों नजर आता है और उसकी सफाई को लेकर इतने व्याकुल क्यों हो जाते हो? बेटा प्रदीप, जरा बाल्टी में से डोंगा उठा कर देना। अभी लाया। हाँ, भाई मैं सोचा करता था कि जब मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तो एक नौकर रख लूंगा और हमारी बीवी को बुढ़ापे में थोड़ा आराम पहुंचाऊंगा। पैसा भी हुआ, नौकर भी रख लिया, लेकिन हमारी बीवी को कभी गृहस्थी से छुट्टी ना मिली। तो क्या करूं? उसकी नौकर की बीवी बीमार हो गई है तो वो छुट्टी लेकर चला गया है। अरे माँ, अरे अनु कहाँ है? वो अंदर नजर नहीं आ रही। वो चाय पीने की आती होगी। अच्छा। कल रात तूफान ने अच्छी खबर बता दी। इसे भी लेके गया।
अरे कोई बात नहीं कमला, तुम इसे लेके चिंतित मत हो। हाँ सर में अजीब सा दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ, आपके लिए मैं दवाई ला दूं? देखो गुलाब भी दे रहे हैं। कैसी अजीब सी बात है, सब कुछ एक साथ ही घट रहा है। इसी महीने शरद का जन्मदिन है, इसी महीने ये पेड़ गिरा और अनु आई। अनु सुंदर हो गई है ना माँ? हाँ सुंदर तो वो है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ क्यों आई। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे उसका आना अच्छा नहीं लगा, अरे माँ, मैंने सोचा था कि हम लोग फिर से मिलके खुश होंगे। खासकर मैं उससे मिलना चाहता था। क्यों लाला जी? बस उसकी नाक थोड़ी सी लंबी सी थी, फिर भी वो लड़की मुझे पसंद है। वो अभी तक शरद के लिए इंतजार कर रही है, सिर्फ दूसरों के साथ आशनाई शुरू नहीं करती। वो अभी तक कमारी है। तुम्हारे कहने के और भी कारण हो सकते हैं माँ। जैसे पता नहीं, अब कुछ भी हो सकता है। अरे क्या हुआ, मैं आपके लिए दवाई ला दूं? अरे सर नहीं दुख रहा, चलिए कैसा अजीब अजीब सा लग रहा है। भाई तुम्हें ठीक तरीके से रात भर नींद नहीं आती है, तो अब यही सब तो होगा। और क्या? कल रात बड़ी खराब गुजरी, ऐसी रात मैंने कभी भी नहीं आई। अरे क्या हुआ था माँ, कोई बुरा सपना देखा था? सपने से भी ज्यादा शरद को देखा था। मैं गहरी नींद में सोई थी और याद है ना जब वो पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था, कैसे छत के एकदम पास से गुजरा करता था, जहाज से उसका चेहरा साफ दिखलाई पड़ता था। वैसे ही कल रात उसे देखा, वो एकदम जीता जागता सा लग रहा था। बस थोड़ी सी दूर था, बादलों के पार। मैं हाथ बढ़ाकर उसे छू सकती थी, फिर अचानक वो गिरने लगा। माँ माँ कहकर चिल्लाया। अगर मैं उसे छू सकती तो माँ, हाँ उसे क्या आवाज थी। अगर मैं उसे छू पाती तो जरूर बचा लेती, जरूर बचा लेती। फिर मेरी आँख खुल गई। बाहर तूफानी हवा चल रही थी, उसके इंजन की आवाज की तरह आवाज करती। मैं जरूर आधी नींद में रही होंगी। यहाँ बाहर आई, धड़धड़ाहट तब भी सुनाई पड़ रही थी। ठीक उसी समय ये पेड़ मेरे सामने चलचलाकर नीचे आ गए और साथ ही देखा मैंने तुमसे कहा था, हमें उसकी याद में पेड़ नहीं लगाना चाहिए था। मैंने कहा था तुमसे, इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है। इतनी जल्दी कहा नहीं? सबको जल्दी पड़ी जिसका काम खत्म करने की। मैंने तुमसे कहा था कि उसकी याद में पेड़ नहीं लगाना चाहिए। आंधी से गिरा है। अरे आप बेकार परेशान हो रही है। आइए बैठिए। अरे माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? आइए बैठिए। जाने आप क्या क्या कहे, जाने आप क्या क्या कहे जा रही हो। माँ देखिए, फिर से वही बीती बातें मत दोहराइए, इससे अब कोई फायदा नहीं है। शायद हम लोगों को उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात तुमने इस हफ्ते तीसरी बार कही है। इसलिए कि वैसा करना जरूरी है माँ। माँ, कोई कभी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। हम लोग स्टेशन पर खड़े होकर एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो कभी आती ही नहीं। तुम मुझे दवा ला दो। अभी लाया। माँ, हम लोगों को इस घेरे को तोड़कर अब बाहर आना ही होगा। अरे छोड़िए ये सब बातें। अब वैसे लाला जी, मैं क्या कहता हूँ कि क्यों ना आज शाम को हम लोग बाहर घूमने चले, रात का खाना बाहर ही खाएंगे। क्यों, कैसा रहेगा? क्यों माँ, कैसा रहेगा? हाँ हाँ चलो, क्यों? चलो भाई, मैं तो हमेशा तैयार ही रहता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं अभी आपके लिए दवाई लाता हूँ, आप आज एकदम ठीक हो जाइए, फिर बाकी की बातें शाम को करेंगे। क्यों लाला जी? ये प्रदीप ने अनु को क्यों बुलाया? अरे भाई, तुम इसे लेके इतना चिंतित क्यों हो रही हो? पिछले 3 सालों से मुंबई में थी, आज अचानक। हो सकता है कि प्रदीप उससे यूं ही मिलना चाह रहा हो। मिलने के लिए जो 500 मील का सफर तय नहीं करता। ओह कमला, इसमें इतनी बड़ी क्या बात
भाई दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। प्रदीप अनु से मिलना ही चाहता है, उसमें बुराई क्या है? अरे भाई मेरी और इस तरह मत देखो। प्रदीप ने भी मुझे उतना ही बताया जितना तुम्हें। देखो प्रदीप अनु से शादी नहीं कर सकता। तो वो इस दिशा में सोच रहा है, तुम्हें कैसे पता? तो वो सोच रहा है। अच्छा कमला मान लो सोच ही रहा हो तो माजरा क्या है? तुम दोनों करना क्या चाहते हो? देखो कमला मेरी बात सुनो। देखो अनु प्रदीप से शादी नहीं कर सकती। और अपने मन में वो जानती है कि वो ऐसा नहीं कर अरे भाई तुम क्या जानो उसके मन में क्या है? हाँ? अगर उसके मन में कुछ और है तो अभी तक कमारी क्यों है? ये हम लड़कों की कमी है क्या? अरे, न जाने कितने लोगों ने उसके से इंतजार करने का मजाक उड़ाया होगा, फिर भी वो अपने निश्चय से टिकी नहीं है। ओहो कमला तुम्हें क्या पता वो क्यों इंतजार कर रही है? अरे, जिसलिए मैं इंतजार कर रही इसलिए वो भी इंतजार कर रही। वो पत्थर की तरह दृढ़ है। कभी कभी जब मेरा मन बहुत घबराता है मैं उसी के बारे में सोचती हूँ, फिर मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि मैं सही हूँ। हम लोग भी ना जाने कहाँ की बहस में पहुंच गए। ये हटाओ भी। बाहर देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम हो कि मुझसे बहस कर रही हो। इस घर में कोई भी शरत के विश्वास को नहीं तोड़ सकता। फिर बाहर वाले करे तो करे, लेकिन उसका पिता और उसका भाई ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई तुम मुझसे क्या चाहती हो? बोलो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी ऐसे बर्ताव करो जैसे वो लौट के आने वाला। तुम दोनों जब से हमको बुलाया है तुम्हारा रवैया उससे छुपा नहीं है। देखो इस घर में कोई भी ऐसी वैसी बात तो नहीं होने दूंगी, मैं करने देती हूँ। ये पेड़ उसी दिन क्यों गिरा जिस दिन अनु आए? अरे भाई कमला तुम हंस रहे हो। देखो तुम चाहे जितना भी हंसो पर इन सब बातों का कोई ना कोई मतलब तो है। मैं उसके कमरे में जाती है और उसकी निशानी टुकड़े टुकड़े हो जाती। देखो देखो कमला तुम शांत हो जाओ। तुम भी मेरी तरह विश्वास करो ना, मुझसे सब अकेले नहीं सहना जाता हुआ। क्यों परेशान हो रही हो? शांत हो जाओ। देखो तुमने सब बात मैंने पढ़ा था। उस शरत के पहले से लोगों को लौट आया, तुमने तो पढ़ा था। शांत हो जाओ। और सबसे ऊपर तुमको तो विश्वास करना ही पड़ेगा। क्यों? सबसे ऊपर मुझे ही क्यों? ये तो मैंने क्या कोई चोरी की है? कोई छुपा रहा हूँ किसी से? हाँ? मेरी समझ में नहीं आता कमला, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? शाम को ना हम लोग घूमने चल रहे हैं, तुम्हें भी चलना है, जल्दी से तैयार हो जाना। हाँ अरे अनु बेटा आप हम लोग बस तुम्हारी चर्चा कर रहे थे। इस ठंडी ठंडी और ताजी हवा में सांस लो। हाँ। ऐसी हवा बम्बई में ना नसीब होती होगी। बड़ा अच्छा सूट पहनने का कहाँ से लिया? लखनऊ से। अच्छा है ना? हाँ बात को टालिए मत, अनु सचमुच सुंदर हो गई है ना? हाँ बस तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ा लो। अरे माँ वो तो बढ़ता घटता रहता है। आज रात हम लोग बाहर खाना खाने चल रहे हैं ना? बिल्कुल। पहले किस तरह हम लोग जाया करते थे? आप तीनों, शरद, हम सब लोग। तुम अभी भी शरद को याद करती हो? देखा? क्या मतलब? कुछ नहीं, अब मेरा मतलब है कि तुम्हारे मन में अभी भी शरद के लिए जगह है। वाह माँ, ये भी कोई बात हुई? भला मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? अनु बेटा, मैं तुमसे बात करने की कितनी बेचैन थी। तुम मुझसे कुछ कहो। आप जानना चाहती है ना? इंतजार कर रही है नहीं? नहीं, अनु मैं ऐसी आशा कैसे कर सकती हूँ कि तुम इतने लंबे अरसे से पर जानना यही चाहती है ना? तुम देखिए माँ, सच बात तो ये है कि अब मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। हाँ भी सोचिए, उससे अब क्या लाभ? क्या आप मानती हैं कि वो अभी? देखो अनु, अक्सर ये तो खबर आती रहती है ना कि शरद के पहले से लापता लोग लौट आए हैं। माँ, आप किसी और कोई ना होगा जो 3 साल बाद भी किसी का इंतजार कर रहा हो। तुम इस बारे में निश्चित हो? हाँ। ठीक है, निश्चित हो तो हुआ फिर। अगर माँ अपने कोई हुए बच्चे का इंतजार करती, अरे ये बात अखबारों में नहीं छपती। अगर कोई बात होती तो जरूर पता चल जाता। जैसे उस दिन पता चल गया था जब प्रदीप भयानक मोर्चे पर जा रहा था। तो ये बात ना अखबारों में छपी थी ना रेडियो में आई थी। फिर भी मुझे पता चल गया था। फिर इनसे पूछो, ये पर्से से उठाना मुश्किल था। अचानक मुझे लगा जैसे कुछ होने वाला हो। उस दिन ये करीब खत्म ही हो चुका था। अनु तुम जानती हो कि मैं सही कह रही हूँ। नहीं माँ, नहीं। मैं बाद में आता हूँ। अरे ललित,
सब एकदम सही चल रहा है? अरे भाई, ललित के हुक्म के बिना तो ग्रह नक्षत्र निकलना ही भूल जाते हैं। वैसे कहना पड़ेगा ना दादा, तुम तो पहले से कई ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। हाँ ललित, अब तुम बीवी बच्चे वाले हो गए हो ना? अरे हाँ, अपना कल्याण कैसा है भाई? सुना हो कि वकालत वगैरह कर ली है? अरे अब तो बकायदा प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। बढ़िया है। और तुम्हारे बाबूजी, उनकी क्या खबर है? ठीक है, मैं लीना भाभी से मिलने आऊंगी, कह देना। हाँ जरूर, लेकिन क्या जल्दी उनके पैरोल पर छूटने की कोई उम्मीद नहीं? मुझे नहीं मालूम। मशीन नहीं रखनी ललित। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। और प्रदीप, तुम कैसे हो? धन्यवाद लाला जी, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया आज। अरे भाभी जी, आप निश्चित रहिए, आज शाम तक मैं चटपुटी पूरी कर दूंगा, ठीक है? ठीक है प्रदीप, मिलते हैं। देखेंगे। अच्छा अनुराधा, तुमसे फिर मुलाकात होगी। क्या लोगों ने बाबूजी के बारे में बातें करना बंद नहीं किया? अरे नहीं नहीं, अब कोई उनकी बात नहीं करता। हाँ बेटा, सब लोग सब भूल भुला गए। मुझे सच सच बताइए, यदि मोहल्ले में अभी भी लोग उनके बारे में बातें करते हैं तो मैं किसी से मिलना नहीं चाहूंगी। तुम बेकार क्या अभी भी लोग मुकदमे की चर्चा करते हैं? इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों? याद है जब हम लोग यहाँ से गए तब सबकी जबान पर एक ही बात, हत्यारा। किस तरह मिसेस शर्मा गली में खड़े होकर चिल्लाया करती थी। सब यही है। ओहो अनु बेटा, तुम बेकार चिंता कर रही हो। अरे हत्यारा हत्यारा करने वाले सब लोग हर रविवार को मेरे घर पे आते, मेरे साथ ही ये शतरंज खेलते और जीत में मेरे रूप में हंसी खुशी ले जाते हैं। तुम इसे भ्रम में क्यों डाल रहे हो? अरे रुको, देखो न, लोग अभी भी तुम्हारे बाबूजी के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी बात और थी कि जेल से छूट गए, पर सीताराम तो अभी भी जेल में ही है। लोग चर्चा करें भी क्यों ना? इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। सच पूछो तो मैंने कभी अरे भाई अनु, तुम मेरी बात सुनो। अब बैठो बैठो, आराम से बैठो। अरे भाई, जैसा मैंने किया वैसा ही तुम भी करो ना, तो सब ठीक हो जाएगा। जानती हो, जब मैं जेल से छूट कर आया तो मैंने क्या किया? वही गली के मोड़ पर गाड़ी छोड़ दी, और शान से सीना ताने घर की ओर बढ़ा। रास्ते भर घरों की खिड़कियों में, बरामदों में लोग मक्खियों की तरह लगे थे। सबको खबर थी, हाँ सबको खबर थी कि मैं आ रहा हूं। मैं जिसने मिलिट्री को रद्दी सिलेंडर सप्लाई कर दिए, जिसके कारण 21 हवाई जहाज गिर गए। मैं जो झूठ बोलकर घूस देकर बच निकला। पर मैंने कोई परवाह थोड़ी की, क्योंकि अदालत का फैसला मेरी जेब में है। बस सबके सामने से सिर ऊंचा किए चला है, और उसका नतीजा जानती हो ना क्या हुआ? साल भर के भीतर ही मेरा धंधा फिर से चल पड़ा। भाई पूरे शहर में सबसे बड़ी दुकान मेरी हो गई, और मैं बिस्तर का आदमी माना जाने लगा, वो भी पहले से ज्यादा। भाई ये तो लाला जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे भाई, लोगों का दिमाग दुरुस्त करने का यही सबसे सही तरीका होता है। अनु बेटा, तुम लोगों ने सबसे बड़ी भूल की वो ये कि तुम लोग यहाँ से चले गए। चाहे सीताराम के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। अब वो जेल से छूटकर जब भी आएगा बड़ी दिक्कत होगी उसको। क्या? फिर भी मैं तो कहता हूँ कि छूटकर उसे सीधे इसी मोहल्ले आना चाहिए। हाँ। अब ये लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं? अरे भाई कमला, इसके अलावा लोगों का मुंह बंद करने का और कोई तरीका नहीं है। लोग उसके साथ हंसेंगे, बोलेंगे, ताश खेलेंगे, तभी तो लोगों के मन की धारणा बदलेगी। अरे भाई, तभी लोग उसे हत्यारा समझना बंद करेंगे। हाँ अनु, तुम जब भी उसे चिट्ठी लिखो ना, तो ये सारी बातें ध्यान से लिख देना, समझी? आपके मन में बाबूजी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है? देखो अनु, मैं जबरदस्ती लोगों को सूली पे नहीं चढ़ाता। हाँ पर वो आपके पार्टनर थे, उन्होंने आपको कीचड़ में घसीटा। हाँ, ये सही है कि जो कुछ भी हुआ मैं उससे खुश तो बिल्कुल भी नहीं, फिर भी शर्म तो करनी ही पड़ती नहीं। देखो अनु, तुम जब भी उसे चिट्ठी मैं उन्हें चिट्ठी नहीं लिखती, भैया भी नहीं। प्रदीप बोलो, क्या तुम भी ऐसे ही सोचते हो? इतने पायलटों की मौत के लिए वो जिम्मेदार है। दीप, कैसी बातें कर रहे हो ये? हाँ? और कोई क्या बोल सकता है? बाबूजी को जब पकड़ के ले गए थे तब मैं बहुत मिलने के दिन उनसे मिलने जाती। इसी बीच शरद की खबर मिली, तब मुझे लगा कि इस तरह किसी पर रहम करना गलत। अरे पिता हो चाहे कोई और, सारी स्थिति में केवल एक ही रंग से सोचा जा सकता है। जानबूझकर उन्होंने रद्दी सिलेंडर सप्लाई की। माँ, आप कैसे कह सकती हैं कि उन मरने वालों में शरद नहीं था? इसी बात का मुझे डर था। देखो तुम
जब तक यहाँ हो इस बात को अपनी ज़बान में मत लाना, मैं कह देती हूँ तुमसे। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मैं तो समझती थी कि आप लोग उनसे नाराज हो। देखो, तुम्हारे बाबूजी ने जो कुछ किया है उसका शरत से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी नहीं। पर हमें क्या मालूम? बस बहुत लो। सर दुखने लगा है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चलो तुमसे एक प्याली दो। अनु मेरी बात सुनो। शरद अभी मना नहीं है, इसीलिए उसके बारे में कोई भी तर्क करना बेकार है। चलो। अरे अभी आया। बताइए बिना लाला जी। नहीं प्रदीप, वो ऐसा नहीं मानती, मुझे उसे समझाने दो। लाला जी, इस चर्चा से मैं ऊब चुका हूं, इसे खत्म कीजिए यहीं पे। अरे भाई, क्या तुम चाहते हो कि वो हमेशा ऐसी तरह सोचती रहे? वो सिलेंडर P-40 प्लेन के थे और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा भाई वो प्लेन नहीं चलाता था। हाँ, तो उन्हें कौन चलाता था बताइए ना? जानवर? दूसरों का मरने का कोई मायने नहीं रखता। अरे भाई, सीताराम ने बेवकूफी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे हत्यारा ही बना दो। हाँ? तुम्हें कुछ अक्ल है या नहीं? देखो देखो बेचारे की हालत। बेटा, उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, मैं सब तुम्हें ठीक ठीक बताता हूँ। अब बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। हाँ, तुम भी बैठो। हाँ, तो भाई लड़ाई का जमाना था, सिलेंडरों की पूरी तरह मांग हो रही थी। दिन भर टेलीफोन की घंटी और दरवाजे पर गाड़ियों का तांता लगा। अरे मांग पूरी कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब इसी में एक दिन कुछ सिलेंडरों में हल्की सी दरार आ गई, बहुत बहुत हल्की सी। और भाई मैं उस दिन कारखाने में था। सीताराम को ये डर लगा कि मैं ये सुनकर गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन फिर वो मिलिट्री की ट्रक भी बाहर माल ले जाने खड़ी ही थी। सीताराम ने किसी तरह उन दरारों को भर दिया और माल भिजवा दिया। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि सीताराम ने गलती की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि उसकी जगह मैं होता तो कहता कि ये सिलेंडर खराब होगा, हटाओ यहाँ से, इन्हें बिल्कुल मत भेजना। लेकिन सीताराम में इतनी हिम्मत कहाँ, वो ठहरा एकदम छोटे दिल का। लेकिन हाँ, साथ में एक बात और थी। उसे ये पूरी तरह यकीन था कि सिलेंडरों की दरार भर देने से वो बिल्कुल ठीक काम करेगा। भाई सीताराम ने बेवकूफी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब मिलकर उसे हत्यारा ही बना दें। अच्छा होगा कि हम ये सब भूल जाएं। ए अनु बेटा, और तुम्हें पता है, जिस रात शरद की मौत की खबर आई, सीताराम मेरी बगल वाली कोठी में था। बेचारा आधी रात तक रोता रहा। उन्हें पूरी रात तक रोना चाहिए था। ए अनु, मेरी समझ में नहीं अरे आता। आप से बंद करेंगे। क्या चीख रहे हो? लाला जी तो सबको सुखी देखना चाहते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा अनु। भाई मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ। हाँ, सबको। देखो अनु, मैं चाहता हूँ कि हमारे और तुम्हारे परिवार के बीच कोई गांठ रह जाए। हाँ, क्योंकि भाई अब अनु जैसी बहू इस घर में आ रही है तो सब कुछ ठीक ठाक करके रखना पड़ेगा ना, क्यों अनु? अच्छा मैं चलूं? वो चाय लिए बैठी होगी। लाला जी भी बड़े मजे के आदमी है। हाँ, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। वैसे अनु, तुम्हें यहाँ आने का कोई गम तो नहीं? नहीं, गम तो नहीं है, पर मैं यहाँ रुकूंगी नहीं। क्यों? पहला कारण ये कि माँ ने मुझे एक तरीके से जाने का नोटिस दे ही दिया। उसने भी कॉल नहीं किया ना। फिर तुम मैं क्या? जब से मैं आई तब से तुम भी कुछ बेचैन थे। असल में मैंने सोच रखा था कि धीरे-धीरे सारी बातें तुमसे इत्मीनान से करूंगा, पर ये तो मान बैठे कि हम लोग सब कुछ तय कर चुके हैं। मैं जानती, कम से कम माँ तो अवश्य ही ऐसा मानती होगी। तुमने कैसे जाना? अरे उनकी दृष्टि से सोचो, तो इसके सिवा मेरे आने का कारण ही क्या हो सकता है? मानो तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जानती हूँ, इसलिए तो आई हूँ। अनु, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अनु देखो, मुझे कविता तो नहीं आती, पर मैं ऐसे ही सीधे साधे ढंग से अपने मन की बात कह सकता हूँ। तुम्हें गड़बड़ देखो, मैं भी नहीं चाहता था यहाँ तुमसे कुछ कहूँ। सोचा था एकदम नई जगह होती और हम लोग एक दूसरे के लिए एकदम नए होते। ये बातें यहाँ इस घर में तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है।
करीब 2 साल पहले मेरे लिए एक शादी का रिश्ता आया था। अरे तो तुमने शादी क्यों नहीं की? अरे तभी तुमने पत्र लिखने जो शुरू कर दिए। तुम तभी समझ गई थी। हाँ, अरे तो पहले कहा क्यों नहीं? मैं तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही थी। कितने दिनों तक तुमने कुछ लिखा ही नहीं, और फिर जब लिखा तो वो भी ऐसे अनु, हुआ अनु, कि- अनु, अब हम लोग साथ रहेंगे। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। क्या हुआ? मुझे प्यार नहीं करोगे? कर तो रहा। पर शरद के बड़े भाई की तरह नहीं। तुम मुझे अपनी तरह प्यार करोगे, प्रदीप की तरह, अपनी अनु को। क्या हुआ? अनु चलो, हम गाड़ी लेके यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अनु मैं तुम्हारे साथ एकदम अकेला होना चाहता हूँ। तुम्हें माँ का डर है? नहीं। तो फिर तुम्हारी चिट्ठियों से भी ऐसा लगता था जैसे कोई गार्ड। ठीक कहते हो। अनु मैं सब कुछ के लिए इतना शर्मिंदा महसूस करता रहा हूँ ना कि अनु यहाँ सब कुछ इतना अटपटा हो गया है। तुम जानते हो एक बार मैं लड़ाई पर विदेश गया था। हाँ, वहाँ मैंने अपने साथियों को खो दिया। कितनों को? सबको। ऐसी बातों को भुला पाना आसान नहीं होता। हम सब साथ थे। एक बार बहुत बारिश हुई। मेरे एक साथी ने चुपके से अपना सूखा मोजा मेरी जेब में रख दिया था। क्यों? क्योंकि मेरा भी ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती थी जो छोटी होती थी, लेकिन इस बात का सबूत होती थी हम लोग खुद के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। देखते ही देखते वो सब गाल के गाल में चले गए। अनु को आज थोड़े भी स्वार्थी होते ना, यहाँ चैन की बंशी बजा रहे होते। तुम समझ रही हो ना अनु मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गई। अनु वहाँ इतना सब कुछ हुआ और यहाँ वालों के लिए तो जैसे कुछ हुआ ही ना। उस त्याग का, उस बलिदान का कोई मतलब ही नहीं था। फिर मैं भी यहाँ आया, लाला जी के साथ काम में जुट गया, पर मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अरे ये सारा ऐशो आराम, गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, कारखाने, अरे ये सब मुझे काटते रहे हैं। इन सबका भोग करने का मुझे क्या अधिकार है? यदि आदमी के मन में जगह ही ना हो, ये लड़ाई में लोच खसोट करके ही सब कुछ पाया गया तो इसकी क्या कीमत? ये सब लूट का माल है। इस पर बेगुनाह लोगों के खून का धब्बा लगा हुआ और मुझे कोई भी ऐसी चीज स्वीकार नहीं है। और शायद तुम भी इसमें शामिल थी, लेकिन अब नहीं। क्या तुम अभी ऐसा ही सोचते हो? अब मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ अनु, सिर्फ तुम्हें। तो तुम्हें ये सब सोचना बंद कर देना है, एकदम बंद, समझे? ये सब वैभव तुम्हारा है, इसका भोग करने का अधिकार तुम्हें है। मैं भी इसमें शामिल हूँ। और पैसा, उसमें क्या बुराई? अरे लाला जी ने इतने जहाजों के लिए सिलेंडर बना के दिए, तुम्हें तो इसकी खुशी होनी चाहिए। अनु मैं तुम्हारे लिए बहुत सा पैसा कमाऊंगा। अरे मैं ना तुम्हारी हूँ। अनु तुम्हारे भाई का फोन है। भैया का? क्यों, कोई खास बात? पता नहीं, कमला बात कर रही है, तुम जल्दी आओ। माँ से कुछ कहना चाहिए या नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रात में खाने के बाद मैं खुद उनसे बात करूंगा। अभी जाओ। ओ भाई ये तुम लोग क्या कुछ कर रहे हो? अनु जाओ, जल्दी जाओ। हम लोगों ने शादी करने का फैसला कर लिया है लाला जी। लाला जी क्या बात है, आपने कुछ कहा नहीं? हाँ मैं खुश हूँ। कल्याण ने इलाहाबाद से फोन किया है। इलाहाबाद से? हाँ, तो अनु ने उसके इलाहाबाद में होने की बात तुम्हें बताई थी? नहीं तो, और जहाँ तक मेरा अंदाजा उसे खुद भी नहीं पता होगा। अच्छा प्रदीप, क्या तुम अनु को अच्छी तरह जानते हो? कैसी बातें करते हैं लाला जी। अरे भाई मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। इतने वर्षों तक कल्याण अपने पिता से मिला तक न था, अचानक वो नैनी गया और फिर अनु यहाँ आई। हाँ तो अनु के मन में मेरे प्रति कोई बुरा ख्याल तो नहीं? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अरे भाई आखिरी दिन तक सीताराम सारा दोष मुझी पे तो डालता रहा और अनु उसी की बेटी है। कहीं इसे कुछ पता लगाने तो नहीं भेजा? अरे क्यों, पता लगाने को है ही क्या? यही मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है ये लोग फिर से मुकदमा चालू करना चाह रहे हो मुझे परेशान करने के लिए। न जाने आप क्या क्या सोचे जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं। तो मुझे चक्कर में डाल दे रहे हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, छोड़ो। हाँ प्रदीप,
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। हाँ, सब कुछ नए सिरे से। देखो भाई, मैं फर्म का नाम प्रदीप कुमार प्राइवेट लिमिटेड कर देना चाहता हूँ। जमुना प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड ही ठीक है। अरे मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा बंगला बनवा देना चाहता हूँ, शानदार बड़ा सा। देखो प्रदीप, मैं चाहता हूँ तुम खूब उन्नति करो, काम काज आगे बढ़ाओ। मैंने जिंदगी में जो कुछ कमाया है उसका तुम भोग करो, हाँ? और गर्व से भोग करना, किसी भी तरह की लज्जा का अनुभव ना करना। हाँ लाला जी, अपनी जबान से कहो। क्यों? बहुत बार मुझे लगता है प्रदीप कि तुम मेरी धन दौलत के कारण शर्मिंदा है। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। मेरी धन दौलत में कोई बुराई नहीं है प्रदीप, लेकिन आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? और हाँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी और अनु की शादी के लिए मैं कमला से बात कर लूंगा। भाई, आज रात इस बारे में हम फैसला कर लेंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? देखना तुम, अरे बहुत धूमधाम से शादी कराएंगे हम तुम्हारी। भाई, शहनाइयाँ होगी, दावतें होगी, शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे तुम्हारी शादी में। हाँ, तुम्हारे सर पे जब भूत सवार होता है तो किसी की सुनते थोड़ी हो। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा? ठीक है तो आ जाओ। हाँ हाँ, सब है और सब रहेंगे, कहीं कोई भाग नहीं जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अरे क्या बात है अनु? कल्याण यहाँ आ रहा है। हाँ, 7 बजे की गाड़ी से पहुंच रहे हैं। मैंने सीधा यहीं आने को कहा। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। सीताराम बीमार है क्या? नहीं, बीमारी की तो कोई बात नहीं बताई भैया ने। हाँ। पता नहीं, कोई खुराफात उनके दिमाग में आई होगी या कोई बेवकूफी की बात। आप लोग तो उन्हें जानते ही हैं। प्रदीप, हम कहीं घूमें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ, बाहर से थोड़ा टहल आओ। हाँ, हम लोग थोड़ी देर से आ जाएंगे। हाँ, जाओ जाओ, चलो। जाओ जाओ। हाँ। कल्याण का क्या रहा? तुम कल रात से सीताराम के पास नहीं है ना, मनु से बात करना चाहती क्यों? हूँ। कोई वकील है ने बसों में उसे पोस्ट कार्ड तक नहीं डाला। तो क्या हुआ? जरा मुंबई से यह बात आता तो क्यों? अरे भाई, लोगों के मन की बातें मैं क्या जानता हूँ ना? तुम जानती हो? क्यों? सीताराम को उससे ऐसा क्या कहना था कि वो हवाई जहाज से दौड़ा दौड़ा चला है? सीताराम मुझसे कुछ भी कहे, उसे रत्ती भर परवाह नहीं है। हाँ तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, एकदम सच कह रहा हूँ। देखो कल्याण आ रहा है, तुम खूब सावधान रहना, खूब सावधान। ना, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे रत्ती भर की परवाह नहीं है। एकदम ठीक कह रहा हूँ मैं। हाँ, खूब सावधान रहना। मैंने आम का शरबत बनाया है, कल्याण को बहुत पसंद है। तुम्हें दूं? नहीं, आप उसे वही रखिए और जल्दी से जाके तैयार हो जाइए। चलिए। माँ, माँ, क्या हुआ? कल्याण आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आपको किस बात का डर लग रहा है? हाँ? कोर्ट में अंतिम दिन तक सीताराम सारा दोष इन्हीं के ऊपर डालता रहा, अगर उन लोगों ने फिर से कल्याण तो बेवकूफ है, आप उसकी किसी बात पर इतना ध्यान क्यों दे रही हैं? कल्याण की नहीं है बेटा, उसका सारा परिवार हमसे घृणा करता है। हो सकता है कि घृणा बहुत बुरी चीज होती है। अरे घृणा के मारे लोग क्या कुछ नहीं कर डालते। पर आप ये सब फालतू बातें सोच ही क्यों रही है? छोड़िए ये सब। अच्छा ये बताइए, लाला जी कहाँ हैं? वो अभी तक सो रहे हैं क्या? हाँ, जब वो परेशान हो जाते हैं तो सो जाते हैं। कल्याण
देना। माँ कहाना, आप कोई चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? क्यों परेशान हो गई? ठीक है माँ, कल्याण पता नहीं क्यों मन घबरा सा रहा है। माँ, कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। और आपको किस बात का डर लग रहा है? कुछ नहीं, उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, किस लिए आ रहा हो? आप ऐसी बातें मत सोचिए, मैं उनको जानता हूँ ना, सब अरे लो भी आई हो। अरे वाह, तुम तो अभी से तैयार हो गई, वेरी गुड। तब आपकी तबीयत कैसी है माँ? कुछ ठीक हुई? क्या फर्क पड़ता है बेटा? हम लोग जितने ज्यादा बीमार पड़ते हैं उतने ही ज्यादा जीते हैं। माँ से कह दो ना, मुझसे चोरी सही नहीं जाती। तावली मत हो, खाना रात में खाने के बाद खुद कह दूंगा। चलो मैं अभी से चेंज करके आता हूँ, हाँ? तब तक तुम यहीं बैठो, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टर साहब हैं क्या? तो अरे आप आइए बैठिए। डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं क्या? वो तो भैया को लेने स्टेशन गए और कोई तैयार नहीं था तो वहीं चले गए। मैंने बाजार जाने को कहा तो कह रहे थे बड़ी गर्मी लग रही है और स्टेशन जाने को झट से तैयार। घर का काम करते जान निकलती है और दूसरों का काम करने के लिए दोनों हाथ पैर से तैयार। अरे इस घर का काम करने को तो सभी हमेशा तैयार है। जैसे तुम्हारे भाई तुम्हारा ब्याह हो रहा है। पता नहीं, शायद। भाई तुम हो अच्छी खासी किस्मत वाली, अच्छा खासा रोमांटिक काम करने जा रही अपने मंगेतर के बड़े भाई से ब्याह। असल में प्रदीप की मैं हमेशा से इज्जत करती हूँ। जब कभी भी मैंने सत्य जानना चाहा, मैंने हमेशा प्रदीप का साथ दिया, क्योंकि वो जो भी कहते हैं उसमें सच्चाई होती है। मुझे बड़ी राहत मिलती है। हाँ हाँ, और पैसे वाले भी हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत पड़ता है। और वैसे अनु मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाए ना तो तुम यहाँ से थोड़ा दूर जाके घर बना लेना। क्यों? क्योंकि प्रदीप की बातों से डॉक्टर साहब को तकलीफ होगी। सो कैसे? क्या है कि डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस अच्छी खासी चलती है तो प्रदीप मुझे नसीहत दिया करते हैं कि तुम्हें रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अब भला तुम ही बताओ कि डॉक्टर साहब इस उम्र में प्रैक्टिस छोड़ के रिसर्च करने जाएंगे तो घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? अरे पर रिसर्च करना तो अच्छी बात होती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो प्रदीप खुद क्यों नहीं करेगा इतना अच्छा काम? दूसरों को तो नसीहत देता फिरता है और खुद बाप के कारखाने में काम करता है और उसकी कमाई के पैसे खाता है। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे अरे, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। सारा मोहल्ला जानता है कैसे कैसे क्या हुआ है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। तो फिर लोग वो क्यों आते हैं यहाँ? वो इसलिए आते हैं कि सब लाला जी की होशियारी की दाद देते हैं। फिर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रदीप को दूसरों का नसीहत देने से पहले खुद अपने गिरेबान में मुंह डाल के देख लेना चाहिए। कहना कि ऐसी आदर्शवादिता मेरे गले के नीचे बिल्कुल नहीं उतरती। अरे वाह शांति भाभी, आप? अरे प्रदीप भैया कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। भाभी जी की तबीयत कैसी है? वो सर दर्द अभी भी कुछ बना हुआ है। कोई जरूरत लगी तो बताइए। हाँ मैं बिल्कुल आपको मैं बताऊं। चलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। शांति भाभी भी खूब है, बहुत अच्छी नर्स मानी जाती है, हम लोगों का बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, अरे मैं सच कह रहा हूँ, हम लोगों को खूब मानती है, खासकर मुझे। वो तुमसे घृणा करती। अनु, हाँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि लोग अभी भी मुकदमे की चर्चा करते हैं? जानते, ये लोग लाला जी को दोषी मानते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत से लोग ऐसा ही मानते होंगे। ये बातें तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नू, तुम्हें क्या लगता है कि लाला जी ने ऐसा कुछ किया होता तो मैं उन्हें माफ करता? प्रदीप, मैंने इसीलिए बाबूजी की ओर से भी मुंह मोड़ लिया। अब यदि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ अनु, तो? तुम निश्चित रहो, लाला जी निर्दोष है। हाँ, भूल से वो एक बार दोषी मान लिए गए थे, लेकिन वो सब अब खत्म हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर ऐसी स्थिति में होती तो क्या करती? भैया, बाबूजी के यहाँ से आ रहे हैं, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरे तुम कोई चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे वाह भाई, तुम लोग तैयार भी हो गए? हम लोग कब से आप ही के उठने का इंतजार कर रहे हैं और आप है कि उठे ही नहीं। चलिए जल्दी तैयार हो जाइए, फिर हमें निकलना भी है। अरे भाई अभी बहुत समय है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है।
ये कोई तुम्हारा आर्मी बटालियन तो है जो हर काम एकदम समय पे ही होगा, क्यों अनु? जी लाला जी। चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम। अरे अभी मैं तलवार के बारे में सोच रहा था। यही तो वहाँ पर क्यों परेशान हो रहा है? यहाँ आ जाए। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है मेरी, कहीं भी लगवा दूंगा उसकी, किसमें चमक जाएगी। लाला जी आप कितने भले। देखो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे समझो। देखो अनु, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैंने जिंदगी में यदि कुछ पाया है तो वो इस बेटे को यही मेरी उपलब्धि है। अब साल 2 साल बाद सीताराम जेल से छूटकर किसके पास आएगा? तुम्हारे पास ही तो आएगा ना। अरे भाई अपने बच्चों के पास ही तो। फिर देखो अनु, मैं नहीं चाहता कि उसके कारण मेरे और प्रदीप के बीच कोई दीवार खड़ी हो। वैसा कुछ भी नहीं होगा लाला जी। अभी तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझ सकती। मैंने जमाना देखा है, बेटी बेटी होती है और बाप बाप होता है। तुम एक काम करो, तुम जाके सीताराम से जेल में मिलो और उससे कह दो कि मैं उसे अपने कारखाने में फिर से लेना चाहता हूँ। हाँ, आप उन्हें पार्टनर बनाएंगे? नहीं, पार्टनर तो नहीं, पर हाँ एक बढ़िया सी नौकरी जरूर दे दूंगा उसको। ये सुन के उसे बड़ी राहत मिलेगी और हो सकता है कि उसकी घबराहट भी कम हो जाए। लाला जी आपके लिए बाबूजी की खातिर कुछ करना जरूरी तो नहीं है? जो कुछ भी उसने किया उसके बाद जरूरी तो है उसे दुत्कारना। पर बेटे मैं वैसा नहीं कर सकता तुम्हारी खातिर, भाई वो तुम्हारा बाप है। हाँ, तो आप उन्हें दुत्कारिए ही, गले मत लगाइए। और मैं नहीं चाहता कि उनका कारखाने से कोई भी लेन देन हो। पर लाला जी आप तो ऐसी बातें किया भी मत कीजिए, लोग आपको गलत समझ सकते हैं। अरे लेकिन अनु उसके साथ ऐसी जाति क्यों कर दी है? इससे हमको आपके क्या, पिता उसके है, वो उसके बारे में जो सोचना चाहे सोचे। अरे बाप बाप होता है, समझे? अरे भाई माफ करना, मैं इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहता। अच्छा मैं तैयार हूँ। प्रदीप, क्या हुआ डॉक्टर? कल्याण कहाँ है? बाहर गाड़ी में। मेरी सलाह मानो तो उसे यहाँ मत बुलाओ। क्यों? क्योंकि भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके सामने सब कांड ठीक ना हो। क्या काम? देखो अनु, तुम अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो यहाँ क्यों आ रहा है। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, ऐसा बातें करो। तुम क्या बक रहे हो? अरे वो अनु को ले जाने के लिए आया है, तो समझो जरा, अनु को उसके साथ भेज दो। हम में से किसी को भी उसका डर नहीं है। समझे? अरे आओ आओ कल्याण, तुम बाहर ही तो रह गए थे। हाँ, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं। अरे तो उससे क्या हुआ, वो तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उससे मिलोगे नहीं? कितनी गंदी कमीज पहन रखी है? दूसरी साथ है या नहीं? मैं आप लोगों से जरा रात में मिलता हूँ। हाँ, आम का शरबत पियोगे? माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। उन्हें अभी तक याद? अरे कैसी बातें करते हो भाई, न जाने कितने ही शरबत तुमने इस घर में पिए। आओ बैठो। सब कुछ कितना अटपटा लगता है। मैं यहाँ फिर लौट आया। क्या बात है, तुम कुछ नर्वस लग रहे हो? नहीं, वैसे तो कोई खास बात नहीं है। तुम तो अब बहुत बड़े आदमी हो गए हो। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे क्या हाल चाल है? वकालत कैसी चल रही है? मालूम नहीं, जब पढ़ता था तब लगता था कि कानून ही सब कुछ, अब लगता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। पेड़ वगैरह काफी घने हो गए। अरे ये क्या हुआ? ये कल रात तूफान में गिर गया, इसे हमने शरद की याद में लगाया। शरद की याद? क्यों? उसे भूल जाने का डर था? इस व्यंग का क्या मतलब अरे कल्याण? ये कोट कहाँ से आया भैया? बाबूजी का है, उन्होंने दिया। अब से इसे बराबर पहना करूं। वो कैसे है? वो अब एक अंधा इंसान है। दूध पीतों के साथ ऐसा ही होता। अच्छा हुआ कि मैं आज उनसे मिला। कौन जाने साल 2 साल वो चले ना चले। क्या बात है कल्याण, कोई खास परेशानी? परेशानी यही कि एक बार किसी को दूध पीता बच्चा बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन दोबारा वही नहीं करना चाहिए। प्रदीप, क्या मतलब? अनु, तुमने इससे शादी कर लिया या नहीं? भैया तो
तुमने इससे शादी कर ली है या नहीं? नहीं। तुम इससे शादी नहीं कर रही हो। क्यों? क्योंकि इसके पिता ने हमारे सुखी परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या मामला कल्याण? प्रदीप, हमारे बहस करने से कोई लाभ नहीं। तुम चुपचाप से मेरे साथ घर लौट जाने के लिए तुम्हारे कह देने वाले को सब कुछ हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो तमीज से बात करने का कोई मतलब है? प्रदीप, तुम मुझे तमीज मत सिखाओ। वो भैया तुम पहले बैठो तो सही। हुआ क्या है? कुछ बोलोगे भैया? जब मैं बम्बई से चली थी तब तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो तब से सब कुछ उलट पुलट गया। तुम्हारे वहां से चले आने के बाद मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिला। मुझे लगा कि बाबूजी को तुम्हारे विवाह के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन उनसे कहना कितना मुश्किल था। अनु वो तुमसे बहुत प्यार करती। अनु हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की। इतने सालों तक हमने बाबूजी की कोई खोज खबर नहीं। तुम नहीं जानती उनके साथ कितना कुछ हुआ है अनु। उन्होंने कितना कुछ भोगा है। मैं जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती। अगर जानती होती तो तुम आज यहाँ नहीं होती। उसी दिन तो बाबूजी ने मुझे खुद बताया। उन्होंने बार-बार टेलीफोन पे जमुना प्रसाद जी को कारखाने बुलाया। इस सिलेंडर में दरार पड़ गई है, आकर देख लो, उसके बाद माल सप्लाई किया जाए। सुबह से शाम हो गई, इनके दर्शन नहीं हुए। शाम को टेलीफोन पे कह दिया किसी भी तरह दरार भर के माल लगा। तुम्हारी बात पूरी हो गई? नहीं। और अनु आई क्यों नहीं? क्योंकि अचानक जमुना प्रसाद जी को निमोनिया हो गया। अचानक उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, लेकिन टेलीफोन पर की गई बात से मुकर जाना कितना आसान होता। वही किया। अब बोलो, अब तुम क्या करोगे? अनु, इसकी बीवी बनोगी? बोलो अनु, ये इसका लिए खाओगी? बोलो अनु, तुम क्या करोगे? यार, मेरे घर में तुम इस तरह की बातें किए जा रहे हो। कोर्ट में बाबूजी ये सब कुछ कह चुके हैं। अनु, कोर्ट तुम्हारे बाबूजी को नहीं जानती। तुम जानती। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि ये सब कुछ जमुना प्रसाद जी ने किया। मैं बोला नहीं, तुम्हारी जबान खींच लूंगा। बाहर भेज दे। भैया मैं सब जानती हूँ। बाबूजी कोर्ट में सब कुछ कह चुके हैं और तुम अच्छी तरह जानते हो कि किस तरह वो अपनी बात से पलट जाया करते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ प्रदीप, मेरी आंखों में देखकर जवाब देना। क्या तुम अपने बाबूजी को अच्छी तरह जानते हो? बहुत अच्छी तरह। तो क्या वो ऐसे मालिक हैं कि उनके कारखाने से 21 दागी सिलेंडर चले जाए और उन्हें खबर तक ना हो? हाँ, वो ऐसे मालिक है। ये वही जमुना प्रसाद है ना, जो कारखाना बंद करने से पहले ये तक देखते हैं कि हर लाइट बुझा दी गई है या नहीं। वही जमुना प्रसाद जिन्हें ये तक मालूम होता है कि कितने मिनट किस मजदूर ने बीड़ी पीने में लगाया। वही जमुना प्रसाद। और मेरे बाबूजी जो कभी कमीज भी किसी और की राय के बिना नहीं खरीदते थे, क्या वो इतना बड़ा काम अपनी जिम्मेदारी पे कर सकते हैं? हाँ, अपनी जिम्मेदारी पर। और चूंकि वो बुजदिल थे, उस जिम्मेदारी को निभाने का मौका आया तो उन्होंने आसानी से सारा दोष किसी और के सिर डाल दिया। ओह प्रदीप, तुम जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी बातें मत करो भैया। कल्याण, आखिर बात क्या है? अब तक तो तुम कोर्ट के फैसले पर यकीन करते रहे हो। आज अचानक क्या हो गया? आज मेरे विश्वास को गहरी चोट पहुंची है प्रदीप। आज तक कोर्ट के फैसले पर मैं इसलिए यकीन करता आ रहा था क्योंकि तुम करते, लेकिन आज मैंने बाबूजी की जुबानी सब कुछ सुना। प्रदीप वो सच्चाई कुछ और, उसे जो भी सुनेगा सच मानेगा। तुम्हारे पिता ने हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो ऐसे नहीं छीन सकते। तुम अपना सामान ले आओ। तुम्हारे जैसी लड़की इस घर में नहीं रह सकती। अनु, इस घर की हर चीज खून से लगी है, खून से। अनु, क्या तुम्हें इसकी बात पर यकीन है? ये सब सच नहीं है ना? अरे वो तुमसे क्या कह सकता है? जमुना प्रसाद उसके पिता हैं। क्या ये सब बातें तुम्हारे ख्याल में नहीं आती प्रदीप? ख्याल में बहुत सी बातें आया करती है कल्याण। अनु ये जानता है, अनु प्रदीप जानता है। चलो एक बात बताओ, बिजनेस में तुम्हारा नाम क्यों नहीं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओ, किसे पूछता रहे हो? मुझे ही अपने आप को। इनके बाद तुम ही तो मालिक हो गए। वहां के कुल जिस तरह ये बाप बेटे एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या ये स्वाभाविक नहीं था कि फर्म का नाम जमुना प्रसाद प्रदीप कुमार होता? तो इस मसले का हल चाहते हो? क्या मतलब? सिर्फ 10 मिनट मुझे तुम्हारे बाबूजी से बातें करने दो तो मैं सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। मुझे मालूम है। हाँ,
नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ कोई भी झंझट नहीं। मुझे सिर्फ 10 मिनट उनसे बातें कर लेते। कोई आ रहा है। शब्द भी नहीं कहोगे तुम, समझे? तुम अभी लौटोगे ना? मैं तुम्हारी टैक्सी मंगवा देती हूँ। अनु, तुम मेरे साथ चल रही हो। भैया माँ से शादी की चर्चा मत करना। उन्हें अभी कुछ भी नहीं मालूम। अरे कल्याण, कल्याण प्रणाम। खुश रहो। अरे ये क्या, तुम्हारे बाल तो एकदम सफेद हो गए। मैंने तुम्हें कितना कहा था कि अपनी जान ज्यादा मत खपाना। अरे अनु, तुम तो कहती थी कि कल्याण एकदम ठीक है। ये कोई ठीक होने की सूरत है? मैं ठीक हूँ माँ। मुझसे तो तुम्हारी ओर देखा भी नहीं जाता। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ठीक से खाने को नहीं देती? इन्हें भूख ही नहीं लगती। लो, मेरे घर खाए और भूख न लगे तब देखूं। बैठो कल्याण, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तलूं। हाँ, मुझे सचमुच भूख नहीं। हे भगवान, तुम लोगों को जाने क्या हो गया? तुम ही लोगों के लिए तो हमने इतना कुछ करा और तुम लोगों की ये हालत है। आप अभी बिल्कुल पहले जैसी बिल्कुल नहीं बदली। उनमें से कोई नहीं बदला है कल्याण। अरे अनु, तुम्हें कल्याण को शपथ नहीं दिया? पूछा तो था। अरे पूछा तो था क्या? देख क्यों नहीं दिया? अच्छा। अरे कल्याण, तुम वहीं खड़े हो, फिर बैठो। हाँ, मुझे तो सचमुच भूख लग रही है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तल लाती। बैठो। चलिए माँ, मैं भी आपकी सहायता कर रही हूँ। अनु, गाड़ी 8:30 बजे छूटेगी। तुम जा रही हो? अरे नहीं माँ, नहीं, अनु नहीं जा रही। हाँ, नहीं जा रही। हाँ भैया, तुम भी तो अभी आए हो। जरा देर रुको, सबको जानो, देखो। हाँ, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे आगे इसको पहचानते ही ना हो। अरे प्रदीप, अगर ये लोग नहीं रुक नहीं सकते माँ, तो? केवल कल्याण की बात है, वो जा रहा है। अच्छा, कल्याण, तुम अगर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा। हाँ? लेकिन रुक रहे हो तो आगे कोई तर्क नहीं। अरे कल्याण हम लोग से क्यों तर्क करेगा? हम लोगों के बीच तर्क करने को है ही क्या? हम सब लोग तो एक ही तीर के शिकार हैं। तुमने देखा शरद के पेड़ का क्या हो गया? मैं ठीक सपना देख रही थी, उसी वक्त ये पेड़ गिरा। खैर छोड़ो इन बातों को। देखो, अब मैं तुम दोनों को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। फिर लाला जी तो कह रहे थे कि तुम दोनों यहीं आ जाओ। लाला जी मुझे यहाँ आने के लिए कह रहे थे। हाँ भैया। अरे क्यों ना कहेंगे? हम तुम्हें अपना ही मानते हैं कल्याण, और तुम ये फिजूल की बातें सोचना छोड़ दो। देखो, तुम दोनों यहाँ आ जाओ, एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारा ब्याह करा दूंगी। अरे वो सरला को जानते हो ना तुम? बस उसी के साथ। अरे क्या माँ, आप भी किसका नाम ले बैठी? वो पोटली धुलधुल। अरे वो कोई शादी करने लायक है? ओह, तुम्हारा दिमाग खराब। अरे जरा गोल बदल है, उससे क्या? बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है। लो कल्याण, तुम्हारा तो सचमुच हुआ कल्याण। अरे कल्याण, तुम आ गए? नमस्ते। अरे भाई, मजे में हो ना? जी हाँ। अच्छा हाँ, रात में हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तुम चल रहे हो ना? जी नहीं, मुझे अभी लौट जाना है। अच्छा तो मैं टैक्सी बुला देती हूँ। ओहो, भाई ये तो बड़ी बुरी बात है कि तुम इसी समय लौटे जा रहे हो। रास्ते में आते वक्त आपका कारखाना देखा लाला जी। खूब बड़ा हो गया। अरे खूब तो क्या, बस थोड़ा सा। अरे खड़े क्यों भाई? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। हाँ। सुना तुम सीताराम से मिलने गए थे? जी हाँ, आज सुबह। वैसे अब आप क्या क्या बना लेते हैं लाला जी? अरे बहुत सी छोटी बड़ी चीजें, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह वगैरह। सीताराम कैसा है? ठीक है? जी नहीं। क्यों? फिर वही दिल का दौरा पड़ा क्या? दिल का दौरा नहीं, इस बार उनकी आत्मा कष्ट पा रही है लाला जी। कल्याण, वो अपना पुराना घर देखने नहीं चलोगे? नहीं, मैं लाला जी से बातें करना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ भाई प्रदीप, बैठने दो इसे मेरे साथ। भाई इतने दिनों बाद तो इस बेचारे से मुलाकात हुई है। देखो ना भाई, कुछ लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। बड़े बड़े लोग गुनाह करते हैं, एम्बेसडर बना दिए जाते हैं।
और बेचारे छोटे लोग गुनाह करें तो उन्हें ऐसी सजा मिलती है। वैसे उससे मिलने से पहले तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? मैं नहीं जानता था लाला जी कि आपको उनमें इतनी दिलचस्पी। मुझे दिलचस्पी है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं ये उसको बता देना चाहता हूँ कि मेरे कारखाने में उसके लिए अपनी जगह बाकी है। आप नहीं जानते कि वो आपके कारनामों से घृणा करते हैं? हाँ, जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, लेकिन वो बदल भी सकता है। लाला जी कैसे नहीं थे? अब वो ऐसे ही होगा। जब में पैसा बनाने वाले हर इंसान को वो गोली मार देना चाहते हैं। तब तो बहुत गोलियों की जरूरत पड़ेगी कल्याण। और अच्छा होगा कि उन्हें एक भी ना मिले कभी। भाई ये सुनकर अफसोस हुआ। क्यों? आप और क्या आशा कर रहे हैं? देखो मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पिता आज भी पहले जैसा ही है। अरे उन्होंने कभी भी अपनी गलती स्वीकार करना नहीं जाना। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। देखिए, याद है एक बार सीताराम ने रात में खुद चलता हुआ ईंटा छोड़ दिया, लेकिन किसी तरह मानने को तैयार ना हुआ। सम्मान रखने के खातिर मुझे मुनीम जी को नौकरी चढ़ाना पड़ता। दादाजी, आपने इसी तरह एक बार वो ललित को कितनी आगे, हाँ, ललित पे बहुत भड़क गया। क्योंकि उसने गलत कंपनी के शेयर खरीदवा लिए थे। याद है ना? सब याद। सब याद। अच्छा है बेटा कि तुम्हें सब याद है। तब फिर ये भी मत भूलो कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद की गलती मंजूर करने के बदले दूसरों को गोली से मारना बेहतर समझते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना कल्याण? टैक्सी आ रही है। अरे जाने की इतनी जल्दी क्या है? ना हो तो रात के 12 बजे की गाड़ी से चले जाना। हाँ, और वैसे भी रात में हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तुम्हें भी चलना है, ठीक है? हाँ। हाँ, रुक जाओ ना भैया, खूब मजा है। हाँ कल्याण, तुम भी चलो हमारे साथ। ठीक है माँ। ये हुई ना बात। माँ, वैसे और कौन-कौन चल रहा है? और कौन कौन चल रहा है? माँ, सरला को फोन करके बुला ले। अरे मैं अभी उसकी माँ को फोन करूँ। बिल्कुल, अभी बुला ले। मैं यूं ही बोल रहा था। आप लोग क्यों खाना परेशान हो रहे हैं? चलो, मैं तुम्हारे लिए भी शर्ट निकाल देता हूँ। हाँ, हाथ मुंह धो के तैयार हो जाओ। आ जाओ। अरे वो नीली वाली देना, इसमें बहुत अच्छी लगी। हाँ, ठीक है। और सुनो, हाँ। टाई भी। और कुछ? सच कहूँ ना, जितना अपनापन मुझे इस घर में लगता है, उतना मुझे और कहीं नहीं लगता। आप अभी भी बिल्कुल पहले जैसे, बिल्कुल नहीं बने। लाला जी पर भी उम्र का कोई खास असर मालूम नहीं पड़ता। अरे भाई, मैं तुम सबसे तगड़ा हूँ। इस उम्र में भी बीमारी को बिल्कुल पास नहीं पटकने देता। हाँ। पिछले 15 वर्षों में ये सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ। सिवाय उस बार की निमोनिया के। हाँ? अरे भूल गई, लड़ाई के बाद जब मुझे निमोनिया हुआ था। सिवाय उस बार की निमोनिया के, मैं भूल गई थी। तुम इस तरह मेरी तरफ मत देखो। ये बहुत बीमार पड़ गए थे। अरे बिस्तर सोच भी नहीं पा रहे थे। आपने ये क्यों डॉक्टर कहा? ने चाहते थे पर आपने ये को कि अब 15 देखो साल कल्याण, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा। भाई उस दिन को मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, यदि मैं कारखाने जा पाता तो सीताराम को कभी भी वैसा ना करने देता। आपने ये क्यों कहा कि पिछले 15 सालों में एक बार सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ? मैंने कहा ना कि एक बार बीमार पड़े थे। अनु, तुमने सुना? तुमने सुना? अरे अब क्या हर बीमारी आदमी को याद आती है? निमोनिया याद रहता है माँ, खासकर अगर वो उस दिन हुआ हो जिस दिन आपका पार्टनर इतनी बड़ी भूल कर बैठा हो। उस दिन क्या हुआ था लाला जी? लाला जी, उस दिन क्या हुआ था? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, अरे भाभी जी, ये क्या देखिए। हुआ ललित भाई, क्यों इतना शोर मचा रहा अरे ये है? देखो, शरद की जन्मकुंडली पूरी हो गई है। जानते हैं 25 नवंबर का दिन उसके लिए शुभ था। सच? ये देखिए। मैं कहती थी ना। अरे कल्याण, तुम इसे जानते हो ना, ललित कुमार। देखो प्रदीप, 25 नवंबर का दिन अपने शरद के लिए शुभ था। बकवास। अरे भाई, बकवास क्यों? नए नक्षत्र जीवन के बहुत से सत्यों का उद्घाटन करते हैं। वैसे शुभ दिन किसी की भी मृत्यु असंभव है। अब तुम चाहो तो इसे मानो, वरना मत मानो। अरे इसमें ना मानने की क्या बात है? हाँ। प्रदीप, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा शरद जिंदा है। ललित, टैक्सी को उतरो देना। जी, जाओ जाओ जी, जाओ। अरे अभी कुछ सुनना बाकी है। अनु, तुम्हें चली जाने के लिए बोल दिया गया है, तो तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? इसे यहाँ से जाने को कोई नहीं कह सकता। तुम्हारा सामान बांध दिया। हाँ? बस सूटकेस बंद करना बाकी। क्यों? मुझे प्रदीप ने बुलाया है। इनके कहे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुन लिया तुमने? तुम जा सकते हो। प्रदीप, अगर कल्याण को लगता है तो हाँ, बस बहुत हुआ।
जब तक मैं जिंदा हूँ शरद की या उस मुकदमे की कोई भी बात सुनने को राजी नहीं। तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। भैया चुप तुम क्यों? बोलो अनुराधा। भैया तुम समझो ना, चली जाओ। भैया पूरा मत मानो, पर एक बात सुनो। भैया तुम मेरी बात सुनो। भैया एक अनु, बात तो सुनो। माँ आपने अनु का सामान क्यों समेटा? प्रदीप। बताइए क्यों? आपने अनु का सामान क्यों समेटा? वो इस परिवार की नहीं है। तो मैं भी इस परिवार का नहीं हूँ। वो शरद की मंगेतर है। मैं शरद का भाई हूँ, वो मर चुका है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कभी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? तुम चुप रहो। तुम कुछ मत बोलो। जो कुछ कहूंगी मैं कहूंगी। शरद अभी जिंदा है और हम सबको उसका इंतजार करना। क्यों? क्यों? मैं क्यों ना बोलूं? मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। पिछले 3.5 वर्षों से हम लोग तुम्हारा हिफाजत से कर रहे हैं। बहुत हुआ। जो कुछ कहूंगी मैं कहूंगी। शरद आएगा, जरूर आएगा। रुको, रुको। कब तक? बताइए ना कब तक? जब तक वो नहीं लौटता। मैं आपको इंतजार नहीं कर सकता। देखो प्रदीप, मैंने तुझे कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहा, लेकिन आज से करेगी। जब तक मैं ऐसा करूंगा नहीं ना, आप उसे भूलेंगे नहीं। या मैं पागल होती नहीं, होती रहेगी, उसे छोड़ेगी नहीं। मैं उसे कभी नहीं बोल सकती और तुम भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसे भूल चुका हूँ बहुत पहले। तुम ठीक है, अपने पिता को भी भूल जाओ, इन्हें भी छोड़ दो। खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा भाई जिंदा है बेटा, क्योंकि अगर शरद मरा है तो उसकी मौत तुम्हारे पिता के हाथ में हुई है। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? जब तक ये जिंदा है तब तक शरद भी जिंदा है, क्योंकि भगवान बाप के हाथों बेटे की मौत नहीं होने देता, नहीं होने देता। तो वो सब आपने किया था। दीप, दीप तुम जानते हो तुम्हारा भाई P40 के लिए नहीं चला। जहाँ पर दूसरे कमला एकदम पागल हो गई है। दूसरी बातों पे ध्यान मत दो। आपने वो सब क्यों किया? आपने वो सब क्यों किया? दीप तुम जानते हो तुम्हारा भाई वो प्लेन नहीं चलाता था। आपने किया दूसरों को। तुम्हें क्या हो गया दीप? तुम इस दादाजी आपने किस लड़कों को मार डाला? मैंने मार डाला? और आपने सबकी हत्या की। मैंने कैसे? दादाजी मैंने किसी की हत्या नहीं की बेटा। तो मुझे साफ साफ बताइए आपने क्या किया था। मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपको मैं सब कुछ ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। बताइए उस दिन सिलेंडर ठीक से नहीं बने थे, कोई आपने कुछ बताइए। अरे तो मैं और क्या करता? उस दिन अगर ऐसा ना करता ना तो मेरा ठेका कैंसिल कर दिया जाता। अरे 40 वर्षों की घोर परिश्रम के बाद मैंने जिंदगी में जो कुछ बनाया था सब धरा का धरा रह जाता। मैं वैसा कैसे होने दे सकता था? लेकिन प्रदीप, मैं तुमसे ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो सिलेंडर जहाज में लगा दी गई। मैंने यही माना था कि लगाने से पहले उनके दोष का पता चल जाएगा और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। तो आपने रद्दी सिलेंडर भेजे ही क्यों? क्योंकि उस समय भेजना बहुत जरूरी था। मैंने यही माना था कि लगाने से पहले उनकी गलती पता चल जाएगी। लेकिन फिर जब 1 हफ्ते तक कोई शिकायत ही नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं ही कह दूं। तो कहा क्यों नहीं? अरे क्योंकि तीर हाथ से छूट चुका था प्रदीप, छूट चुका था। वो सिलेंडर जहाज में लगा दिए गए थे। अरे 21 जहाज नीचे आ रहे थे। अखबारों में खबरें छप गई। अरे पूरा का पूरा पेज भरा पड़ा था प्रदीप। हमारे हाथों में हथकड़ियां पड़ गई, हथकड़ियां। प्रदीप, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। अरे मुझे एक मौका मिला था और मैंने उसका लाभ उठाया। मतलब बूढ़ा हो गया हूं मैं, तुम्हारे लिए कुछ करने का कौन सा मौका मिलता मुझे? हाँ? आप ये जानते थे कि वो सिलेंडर एकदम रद्दी है। एकदम नहीं। हाँ, आप उन्हें इस्तेमाल करने से रोकने जा रहे थे। हाँ, पर इसका मतलब ये कि आप जानते थे कि उन सिलेंडरों के बुतों पर जहाज ऊपर नहीं टिक पाएगा। नहीं तो ऐसा आपको डर था है ना कि शायद वो सिलेंडर ऊपर न टिक पाए, है ना? हाँ, मैं सोचता था कि हो सकता है। ये भगवान आप प्रदीप, कैसे? प्रदीप, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अरे आप क्या हैं? किस दुनिया में रहते हैं? मेरे लिए? अरे मैं वहां सरहद पे हर दिन मौत से लड़ता रहा और आप उन्हीं लड़कों को मौत के घाट उतारते रहे, तो मेरे लिए? अरे आप इंसानी की? अरे जानवर तक अपने बच्चों को नहीं मारता,
लेकिन आपने मेरे लिए छी, अरे आपके लिए क्या देश कुछ नहीं है? देश के दूसरे लोग कुछ भी नहीं है। आपने सब कुछ बिजनेस के लिए किया जमुना प्रसाद जी, बिजनेस के लिए। अरे मैं क्या करूं आपका? ये तो करता है क्या आपकी जबान? प्रदीप बेटा, कोई खबर भाभी? ना, तो आप कब तक बैठी रहेंगी? जाइए, सो जाइए। प्रदीप का इंतजार कर रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। वहाँ पर 12 बज चुके हैं। मुझे नींद नहीं आएगी। तुम किसी मरीज को हो गए? हाँ, सिर में हल्का सा दर्द हुआ नहीं कि डॉक्टर की बुलाहट हो जाती है। दिन हो चाहे आधी रात, अभी जी मेरे आधे से ज्यादा मरीजों को ना पागल खाने में होना चाहिए। पागल खाने सबको पैसे की हाय हाय पड़ी। आप ही बताइए, ये दिन रात पैसा 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 करने से इसका कोई अर्थ रह जाता है क्या? तो क्या बात है, परेशान सी कर रही हैं? दरअसल आज लाला जी की प्रदीप से झड़प हो गई। वो गाड़ी लेके जाने कहाँ चला गया है? झड़प? वो कैसे है? ऐसे प्रदीप बच्चों की तरफ फूट के रो रहा था। अनु को लेकर बात हुई थी ना? नहीं, कल्पना को अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। तो लाला जी ने क्या? किससे? अरे आप निसंकोच सब कह डालिए, मुझे सब मालूम। कैसे? ऐसे ही बहुत पहले से। मैं सोचती थी कि मन के गहरे में प्रदीप भी सब कुछ जानता है, पर उसे इतना बड़ा सदमा पहुंचेगा ये ऐसा बात नहीं जी, जानती। प्रदीप के लिए इस स्थिति से समझौता करना जरा मुश्किल होगा। मैं और आप कर सकते हैं, पर वो नहीं। झूठ बोलने और उसे बर्दाश्त करने के लिए अलग तरह की मानसिक बनावट की जरूरत होती है। क्या मतलब? वो लौटेगा नहीं? अरे नहीं नहीं, वो आएगा, वो जरूर आएगा। हम सब लौट आते हैं, ऐसी निजी हलचलें सदा मर जाती है। आदमी समझौता कर लेता है, अरे अपना ललित ठीक ही तो कहता है। हम सब का कोई ना कोई सितारा होता है, ईमानदारी का सितारा, जिसे पकड़ने में हम अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं। और एक बार यदि वो डूब गया तो फिर उसे नहीं पाया जा सकता। भाभी जी, प्रदीप भी ज्यादा दूर नहीं गया, बस एकांत में अकेले बैठकर अपने उस सितारे का डूबना देखना चाहता, बस। और लौट आए तो? काश काश वो ना आए। मैं मतलब आप जानती हैं, एक बार मैं घर बार छोड़कर चला गया, साल भर रिसर्च करता रहा, सचमुच वो दिन ही कुछ और थे। तब मैं बिना किसी बाधा बंधन के वो सब कर सका जो मैं करना चाहता था। क्या मजे में दिन कट रहे थे। फिर क्या भाभी जी, शांति आ गई, रोग आकर मुझे ले आए, मैं आ गया। मैं अच्छा पति हूं ना, सो आ गया। भाभी जी आप परेशान मत होइए, प्रदीप भी अच्छा बेटा है, वो भी लौट आएगा। हाँ। अरे लाला जी, मुझे लगता है प्रदीप यहीं कहीं पार्क में होगा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। भाभी जी से भी कहिए थोड़ा आराम करें, आप परेशान मत होइए, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। हाँ, डॉक्टर यह क्या कर रहा था? मुझे उसका इतना आना जाना पसंद नहीं है। उसे सब मालूम है। कैसे? बहुत पहले ही अपमान किया था। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? हाँ? क्या? इस बार तुम नहीं बच सकते। अब तुम, ये किस्सा खत्म नहीं हुआ। वो
अंदर क्या कर रही है? बाहर क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं क्या कर रही हो। देखो, तुम ठंडा दिमाग करके बैठ जाओ। तुम जिंदा रहना चाहते हो ना? अपनी जिंदगी पर नए सिरे से विचार कर लो। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसने प्रदीप को जाते हुए देखा था। ना मालूम होने की क्या बात है? कुछ तो साफ नहीं है। तो मैं उससे बातें करूं? सब अरे तो किससे पूछूंगा? मैं समझता हूं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगी। तो फिर मुझसे पूछने लगे? हाँ, पूछ रहा हूं, पूछूंगा। क्या कुछ भी नहीं? मैं सोचता था मेरा घर है, मेरा परिवार है, सब कहाँ गया? सब यही है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मुझ में और सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। अरे जहाँ कोई मुसीबत आती है तुम्हारे अंदर की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। तुम फिर वही करने लगे। जब भी तुम पे कोई मुसीबत आती है तो तुम मुझ पर चिल्लाने लगते हो और इससे सोचते हो कि सारा मसला हल हो जाए। तो और मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैं देखो, मैं सोचती हूँ कि वो लौट आए तो यदि क्या मतलब? प्रदीप लौट के आएगा? हाँ, मतलब जब वो लौट कर आए तो तुम उसे बिठाकर खुद सब कुछ सच-सच कहे। समझती हूँ कि तुम्हारा उसके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा? अगर तुम उसके सामने अपनी गलती मंजूर करते हो तो हाँ, उससे क्या होगा? देखो, अगर उसे पता चल जाए, यदि तुम उससे कहो कि तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकाने को राजी हो तो मैं क्या कीमत चुका सकता हूँ? कैसे? तुम उससे कह दो कि तुम जेल जाने को राजी हो। तुम्हें जाना नहीं होगा, तुम्हें जाने थोड़ी ना देगा। देखो, अगर उसे पता चल जाए कि तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकाने को राजी हो तो हो सकता है कि तुम्हें माफ कर दे। मुझे माफ करेगा? किस बात के लिए? सो तुम अच्छी तरह जानते हो। हे भगवान, मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अरे तुम धन दौलत चाहती थी, मैंने तुम्हें कमा के दिया। बोलो, तुम नहीं चाहती थी? हाँ, चाहती थी, पर इस तरह नहीं चाहती थी। तो मैं भी कहाँ इस तरह से चाहता था? लेकिन इस दुनिया में चाहने से ही कुछ नहीं होता है। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही तुम लोगों को अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। अरे अगर उसे भी अपनी तरह 10 बरस की उम्र में काम करने, अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा देता ना तो अच्छा होता। अरे तब उसको अकल आती कि इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है। माफ करेगा? मुझे क्या है, 1 रुपए रोज में भी अपना गुजर कर सकता हूँ मैं। अरे तुम ही लोगों के लिए मैंने ये सब किया। हम लोगों के लिए करने से अपराध कम तो नहीं हो जाता? होना होगा, समझी? होना होगा। देखो, उसके लिए परिवार से बड़ी भी कोई चीज है। परिवार से बड़ा और कुछ नहीं होता है कमला। उसके लिए है। वो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए मैं प्रदीप को क्षमा ना कर सकूं। क्योंकि वो मेरा बेटा है, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ और वो मेरा बेटा है। तो मैं बस इससे ऊपर कुछ नहीं। और तुम मुझसे यही कहने जा रही हो, समझी? मैं उसका बाप हूँ और वो मेरा बेटा है। और यदि दुनिया में इससे भी बड़ी कोई चीज है तो मैं अपने आप को गोली मारूंगा। बस सुन लिया? अब समझ गई कि उससे क्या कहना? वो मुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकता। नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। अगर शरद होता तो शरद ऐसा कभी ना सोचता, क्योंकि शरद जानता था, ये अच्छी तरह जानता था कि ये दुनिया कैसे चलती है। अरे इस दुनिया में पैसा कैसे कमाया जाता है। ये इसकी तरह सर पीना थोड़ी था। इसका तो रवैया ही दुनिया से अलग चलता है। हाँ, सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया है ना, इसीलिए ऐसा करता है ना। शरद होता तो वो नहीं आ रहा मैं क्या करूं? कमला मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। तुम लोगों के यही तो मैं जिंदा रहा। ये सब कुछ किया कमला, लेकिन फिर भी तो मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग इतनी रात तक ही जागे?
लालच जी को लेकर कुछ नहीं करूंगी, पर आप लोगों को मेरे लिए कुछ करना होगा। माँ आपने प्रदीप को अपनी ही नजरों में दोषी बना दिया। आपका मतलब वैसा रहा हो या नहीं, पर मेरे सामने वो अपने आप को दोषी मानता है। आपको उससे कहना होगा कि शरद अपनी है, और आप ये जानती हैं। तुम ठीक करेगी कमला, तुम प्रदीप से कह दो। माँ मैं जानती हूँ मैं आपसे कितनी बड़ी चीज मांगू, पर और कोई उपाय नहीं। आपके 2 बेटे, अब उनमें से एक ही है। तुमसे कह दो कमला, तुमसे माँ कह दो। आपको खुद कहना होगा ताकि वो विश्वास कर सके। कह दो कमला। देखो अगर शरद सच में नहीं रहा तो इसे मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं। प्रदीप अपने आप सब कुछ जान जाएगा। जिस दिन उसके तुमसे ब्याह होगा उस दिन उसका दिल मर जाएगा, तो कि सच वो भी जानता है और तुम भी। प्रदीप अपने अंतिम दिन तक अपने भाई का इंतजार करेगा। तुमसे वो वापस जा रही हो अकेली, यही तुम्हारी जिंदगी होगी एकदम अकेली। शरद अब नहीं रहा, मुझसे कुछ मत कहो। शरद अब नहीं रहा। 25 नवंबर को उसकी मौत हो चुकी है और ये मैं जानती हूँ। उसकी मौत का कारण हवाई जहाज की गड़बड़ी नहीं, पर माँ वो मर चुका है और ये मैं जानती हूँ। फिर वो कैसे मरा? मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम। फिर वो कैसे मरा बोलो? माँ आप जानती है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उसकी मौत के बारे में निश्चित हुए बिना क्या मैं किसी दूसरे की ओर हाथ भी उठाती? आपके लिए इतना काफी होना चाहिए। ये क्या कितना काफी होना चाहिए? क्या बोल रही हो तुम? मेरा हाथ छोड़िए माँ। लाला जी अभी तक है, मैं कह रही हूँ आप जाइए। दीप आए तो मुझे खबर करना। ये क्या है? माँ आप बैठिए, बैठिए। माँ विश्वास मानिए, जब मैं आई थी तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। लालच और आप लोगों के प्रति मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मैं केवल शादी के इरादे से आई। मैंने सोचा था मैं इसे केवल इसलिए अपने साथ लाई थी यदि शरद के बारे में आप और किसी तरह से मानने को राजी न हुई तो इसका कारण क्या है ये? शरद ने अपनी अंतिम घड़ी के जरा देर पहले मुझे। शरद ने? माँ मैं आपको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती सर, पर आपने मुझे मजबूर कर दिया। नहीं तो मैं इतना अकेला महसूस करती हूँ, इतना अकेला। माँ मैं इसे आपको दिखाना नहीं चाहती पर आपने माँ मुझे बहुत क्या बात है? तुम कहाँ चले गए थे? सीने से एकदम तरबतर हो गए। तुम कहाँ थे? ऐसे ही गाड़ी में चक्कर काट रहा था। मैंने सोचा तब तक तो तुम चली गई। मैं कहाँ चली गई होती? जाने के लिए मेरे पास और कोई जगह नहीं। हाँ दादाजी कहाँ हैं? इधर है। अनुपम बैठ जाओ। आज मैं जो कहना चाहूँ कह डालो। गाड़ी की आवाज तो मैंने नहीं सुनी। फिर आज मेरा खाया माँ। अरे वो डॉक्टर तुम्हें माँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे नौकरी तो मिल ही जाएगी। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ अनु तुम क्या सोच रही हो। सब सच है। इस घर ने मुझे भी एकदम कायर बना के रख दिया है। अनु मैं सच कह रहा हूँ, जो मैं आज जान पाया हूँ यदि उसी दिन जान जाता जिस दिन इस घर लौटा था तो स्थिति एकदम उलट होती। राजा जी जेल में होते मैं खुद उन्हें ले जाता। लेकिन तो उनके और देखने पर भी रोने के सिवा और क्या कर सकता हूँ? तुम क्या कह रहे हो बेटा? और तुम कर ही क्या सकते हो? मैं अपनी जेल में जा सकता, समझी? जेल में। लेकिन नहीं, मुझ में अब इतनी इंसानियत कहाँ बची है जो मैं ऐसा कर सकूं? अब तो मैं भी और दूसरे लोगों की तरह दुनियादार जो बन गया हूँ, व्यवहारिक बन गया हूँ।
ये सब आपने किया। दुनिया में रहकर दुनियादार तो बनना ही पड़ता है। हाँ, दुनिया में रहकर दुनियादार तो बनना ही पड़ता है। कुत्ते बिल्ली सब दुनियादारी तो होते हैं, अपना अपना मतलब देखते हैं। दुनियादार यदि कोई नहीं होता तो केवल वो जो लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर देता है। तो मैं भी दुनियादार हूं। मैं अपने आप पर थूकता हूं। जा रहा हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं मैं इस बारे में कुछ भी नहीं अनु, करूंगी। तुम कहोगी। मैं कसम खाती। मैं इस सिलसिले में कभी भी कुछ भी करने को नहीं कहूंगी। मुंह से ना कहो पर मन में तो सोचोगी। तो फिर जो मर्जी है करो। अरे क्या करूं? करने को कुछ बचा है? मैं इतनी देर तक यही सोचता रहा कि लाला जी को सजा पाए, और अब उन्हें सजा देने का क्या फायदा? क्या उससे मरे हुए को वापस जिंदा किया जा सकता है? लड़ाई में जो बुज़दिली दिखाते थे ना, हम लोग उन्हें शूट कर दिया करते थे सम्मान के खातिर। लेकिन यहाँ तो सभी एक दूसरे की जान के प्यासे। इस बार एक आदमी के कारण एक नहीं, बहुत से लोग मारे गए। बस इतनी सी तो बात है। अरे हर आदमी ऐसा कर रहा है, इसमें मैं लाला जी को ही क्यों दोष दूं? सबके सब कायर, सब बुज़दिल है। माँ इनसे कहिए ना। उसे जाने दो। मैं इन्हें नहीं जाने दे सकती। अनु, अनु, माँ इनसे कह दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं ही कह देती हूँ। क्या बात है प्रदीप? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपसे कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। बात छोड़िए मेरा। तो भी कहने को कुछ बचा है? हाँ ठीक है, कह डालिए जो कहना है। अच्छा, बात क्या है? तुम्हारे पास बहुत धन दौलत हो गई है, तुम्हें इस बात की तकलीफ है? हाँ, इसी की तो तकलीफ है। सब उठाकर फेंक दो। सुन रहे हो? सब उठाकर कुएं में डाल दो। तुम्हें यदि पैसों के कारण इतनी तकलीफ है ना, तो उसका जो मर्जी आए करो, सब कुछ तुम्हारा है। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा समय बीत चुका है। बोलो तुम क्या करना चाहते हो? बोलो। मैं क्या करना चाहता हूँ? अरे सवाल इसका नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सवाल इसका है कि आप क्या करना चाहते हैं। अरे मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो? हाँ? तो बोलो, क्या हुआ? बोलो। यदि तुम मुझसे और सब कुछ कह सकते हो, तो ये क्यों नहीं कहते? ये भी कहते कि मैं जानता हूं कि तुम ऐसा मुझसे नहीं कह सकते। अरे क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी जगह वहां नहीं है, नहीं है मेरी जगह वहां। अरे लड़ाई में किसने मुफ्त का काम किया? किसी ने किया हो तो तेरा पाप भी करने को तैयार है। अरे किस ठेकेदार ने पैसे नहीं बनाए? किसने उस रसद में मिलावट नहीं की? तो किसने बहती गंगा में हाथ नहीं धोया? बोलो, तुम ही बोलो। इस दुनिया में पैसा हमेशा पैसा ही रहा है, फिर वो चाहे लड़ाई हो या चाहे अमन। और तुम यदि मुझे जेल भेजना चाहते हो ना, तो आधे देश को जेल भेजना होगा। इसीलिए तुम मुझसे कुछ कह नहीं पाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर मैं ठीक कह रहा हूं, तो फिर मैं बुरा कैसे हुआ? अरे मैं जानता हूं आप दूसरों से बुरे नहीं हैं, लेकिन मैं तो आपको एक अच्छा इंसान मानता था ना। मैंने आपको एक मामूली इंसान के रूप में नहीं, बल्कि अपने पिता के रूप में देखा था। मैं आपको इस रूप में नहीं देख सकता, खुद तो नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। इसे इन्हें पढ़ लेने दीजिए। क्या है? शरद ने अपनी मौत के दिन मुझे लिखा। शरद? नहीं मार। तुम भीतर जाओ, भीतर जाओ। कमला, शरद? तुमसे कहा ना, तुम भीतर जाओ। कमला, शरद? प्रदीप मुझसे कुछ मत कहना। कमला, कमला। तुम भीतर जाओ, मैंने कहा ना, तुम भीतर जाओ। शरद? जाओ। प्रदीप कुछ मत कहना। मैंने पिछले 3 साल से बार बताइए कि आपकी जगह कहाँ है? इस तरह उसकी मौत हुई। अब बताइए कि आपका क्या करना चाहिए? प्रदीप, इस दुनिया में आदमी भगवान नहीं बन सकता। दुनिया के बारे में मैं सब जानता हूं जगन्नाथ प्रसाद जी। इस पत्र को कान खोल के सुन लीजिए। अपनी मौत के ठीक पहले शरद ने अनु को लिखा था, प्रिय अनु,
मैं जो कुछ इस समय महसूस कर रहा हूँ उसे लिख पाना असंभव है, पर तुम्हें पता है कि ना मुझे चैन नहीं मिल रहा। कल शाम को डाक मिली, अखबार भी, लाला जी और तुम्हारे बाबूजी के केस की खबर हेडलाइन में थी। मैं कह नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ हुई। तब से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सचमुच क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? यहाँ लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं और वहां लोग पैसा बनाने में जुटे। रजा के बारे में किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं अभी मोर्चे पर जा रहा हूँ कभी ना लौटने के लिए। शायद मैं लापता करार दिया जाऊं। यदि ऐसा हो तो तुम मेरा इंतजार मत करना। अनु, मैं सच कह रहा हूं, यदि लाला जी इस समय यहाँ होते तो मैं उनका गला घोट देता। दीजिए अब दुनिया को दोष। पत्र को मतलब समझ में आ रहा है? समझ में आ। गाड़ी निकाल, फोन पैक करा था। अरे तुम क्यों जाओगे? देखो रात बहुत हो गई है। तुम भीतर जाके आराम करो। तुम क्यों जाओगे? नहीं कमला, अब तुझे याद नहीं है। मैं जाकर सुन पाऊँ। कैसे बातें कर रहे हो? शर्म भी तो तुम्हारा ही बेटा था। होता तो तुम्हें कभी जाने को ना कहता। ये तो ये और क्या है कमला? क्या है ये? शरद मेरा बेटा था, ये सही है, लेकिन उसके लिए बहुत सब भी तो मेरे ही बच्चे थे। और अब मुझे भी लगता है कि वो सब मेरे ही बच्चे थे। मेरे ही बच्चे थे। प्रदीप, तुम्हें नहीं ले जा। मैं ले जा रहा हूँ माँ। देखो प्रदीप, सब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम उनको रुकने को कहोगे तो रुक जाएंगे। जाओ उनसे कहो। अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम रोकोगे? कुछ देर में कितने दिन जिंदा रह सकेंगे बोलो? क्या तुम उनको मार डालना चाहते हो? मेरा ख्याल था आप इसे पढ़ चुकी होंगी। लड़ाई खत्म हो चुकी है। शरद आपके लिए क्या था? पत्थर का टुकड़ा जो पानी में गिरकर गायब हो गया। खाली अफसोस करने से कुछ नहीं होगा माँ। शरद ने आपके और लाला जी के अफसोस करने के लिए अपनी जान नहीं दी थी। तो और हम लोग क्या नहीं कर सकते? आप लोग और अच्छा बन सकते हैं माँ। आप लोग ये जान सकते हैं कि परिवार की इस चार दीवार के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है और उसके प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि शरद ने इसीलिए अपनी जान दी थी। और जब तक आप लोग ये बात नहीं समझते ना, तब तक अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेलने वाले आप लोग ही होंगे। आप लोगों का 2 मिनट का समय और चाहिए। मेरे बच्चे हमारे ग्रुप का के जो हमारे जो लीडर हैं, गुरु हैं मुकेश शर्मा जी, इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं और ये नाटक ग्रुप के पूरी तरह बच्चों ने तैयार किया हुआ है। तीनों नाटक बच्चों ने तैयार किया है। अब बच्चे तो नहीं, युवा कहूँगा, इन लोगों ने तैयार किया है। सब कुछ इन्हीं का है, डिजाइनिंग और डायरेक्शन इस नाटक का किया है सौरभ लोधी ने। हमारा सौरभ ने इस समय
सभागार में हमारे बहुत ही सीनियर राजीव सर, रीता दीदी, राकेश बुधवा जी मौजूद हैं और कृपया मंच पर आए तीनों। मैं चाहूँगा कि इन बच्चों को आशीर्वाद दें। आप आगे दीजिए। अक्षिका, हमारे तीनों आदरणीयों का सम्मान करें। राकेश बुधवा जी। मैं चाहूँगा राजीव सर कि वो हमारे निर्देशक के लिए दो शब्द जरूर करें। अच्छा, नहीं, बहुत मुश्किल नाटक था और मुझे लगता है सबने अपने पात्र के साथ बहुत न्याय किया है। खासतौर से हमारे प्रदीप ना, और माता जी तो हमेशा ही कमाल है, और ये बच्ची सिमरन ये तो हमारे साथ भी काम कर चुकी है। एवरीवन वाज वेरी एक्सीलेंट। ज्योति, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अरे पिताजी तो सभी ने बहुत अच्छा अभिनय किया और बहुत मुश्किल नाटक था ऑनेस्टली। बीच बीच में ऐसा लगा कि बहुत थोड़ा लंबा अलबत्ता था, लेकिन वो मेरे ख्याल में कहानी की डिमांड थी, पूरा जस्टिफाई किया उसको मुझे लगता है, और बहुत बहुत बधाई। सेट बहुत खूबसूरत था, सेट के लिए बहुत बधाई। और लाइट्स तो आप ही कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे निर्देशक का स्वागत कर दीजिए। आपसे नहीं, आप लोग सौरभ की प्रस्तुति आपने देखी। सौरभ अपने सभी आर्टिस्टों का परिचय करें। भूमिका में थी ज्योति पांडे, मानव आनंद, डॉक्टर सतीश मलासिया, कल्याण आशुतोष मिश्रा, अनुराधा सिमरन बहन, प्रदीप चैतन्य सोनी, कमला कुसुम शास्त्री, अन्ना प्रसाद पीयूष पांडे, मंच परिकल्पना चैतन्य सोनी, रूप सज्जा चैतन्य सोनी पीयूष पांडे, मंच सज्जा निर्माण मानव विकास और सतीश मलासी। सुमन मिश्रा और भी पांडे और अक्षिका यादव। म्यूजिक पे थे विकास। जो मेरी मदद इन्होंने की, मुकेश जिज्ञासी बहुत आभारी हैं आप इतनी जनसंख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। एक और परिचय रह गया है, अखिलेश सर।